जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज चाइनाज़ ग्रेट एम्बिशन के बारे में अपनी इंटरनेशनल सीरीज़ में। न्यूज़ में क्यों है? चाइना हैज़ रिसेंटली अमेंडेड इट्स डिफेंस लॉज। क्यों चेंज किया है? सो दैट इट कैन अचीव इट्स एम्बिशन ऑफ बिकमिंग अ ग्रेटर पावर, right? If China wants to become a great power or a global power, it cannot just rely on the economic and the military power. बहुत आगे अभी चाइना को जाना है और इसीलिए चाइना ना सिर्फ अपनी इकोनॉमिक माइट के भरोसे रहना चाहता है, बल्कि उसको अपनी मिलिट्री पावर को भी आगे बढ़ाना है, उसको भी उसे अपडेट करना है। एंड फॉर दैट इट विल हैव टू मूव बियॉन्ड इट्स नैरो विजन ऑफ डोमिनेटिंग द वर्ल्ड थ्रू इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट। तो इसी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस तरह की स्ट्रैटेजी चाइना ने अडॉप्ट की हैं और किस तरीके से चाइना अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपने नए एम्बिशंस के साथ, नए गोल के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। चाइनाज़ डिफेंस लॉ अमेंडमेंट। तो पहला हम बात करेंगे उस अमेंडमेंट के बारे में, उस लॉ अमेंडमेंट के बारे में जिसने चाइना की डिफेंस स्ट्रैटेजीज़ को चेंज किया है। China has amended its national defense law to mobilize military and civilian resources in defense of the national interest at home and abroad। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, चाहे वो नेशनल जो इंटरेस्ट हैं वो उसके घर पर हो, यानी उसके डोमेस्टिक मार्केट में हो, या फिर देश से बाहर हो, उनको सेफ गार्ड करने के लिए अपने मिलिट्री लॉज में, अपने डिफेंस लॉज में चाइना ने कुछ बदलाव किए हैं। इसके अलावा चाइना में एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है जिसको हेड करते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। उस सेंट्रल मिनिस्ट्री कमीशन को पहले से ज़्यादा ताकत दे दी गई है ताकि सही वक्त पर जब भी नेशनल इंटरेस्ट, ये माना जाए कि नेशनल इंटरेस्ट खतरे में है, तो CMC जो है, यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है, वो अपने देश के रिसोर्सेस को मोबिलाइज कर सके, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके, सो दैट वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचा सकें, सेफ गार्ड कर सके। कहने का मतलब है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। और जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसको पहले से ज़्यादा ताकत दे दी गई है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी बहुत ताकतवर है चाइना में, अब उन्होंने इससे ज़्यादा ताकत हासिल कर ली है। The revised regulations on military equipment focus on war preparedness and combat capabilities। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को दिमाग में रखते हुए चाइना अभी से अपने आप को तैयार कर रहा है। एंड देर इज़ वेरी हाई पॉसिबिलिटीज़ दैट इन कमिंग 10 और 15 years we can see a conflict or a rift between, और आर्म्ड रिफ्ट बिटवीन USA एंड चाइना। और अभी भी USA बहुत आगे है मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में, एडवांस वेपन्स में बहुत ही ज़्यादा आगे है, और उसको चाइना को मैच करने में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला है। और इसलिए चाइना उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी वॉर प्रिपेयर्डनेस को जो है एडवांस कर रहा है। सिर्फ नंबर पे अब डिपेंड नहीं होना है, बल्कि उस नंबर को बैक करना है आपके न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो कहीं ना कहीं चाइना लैक करता है, राइट? The document follows the general principle of the CMC exercising overall leadership, theater commands responsible for military operations and service focusing on developing capabilities। तो बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, तो उसका एग्जाम्पल है। यानी जो अमेंडमेंट अब किया गया है इसमें ये कहा गया है कि जो भी जनरल प्रिंसिपल होंगे CMC के, जो भी आपकी लीडरशिप होगी या जो भी आपकी थिएटर कमांड्स होती है, तो बेसिकली चाइना में ना 4 तरह की आर्मी होती है। जैसे इंडिया में बात करें तो हमारे पास 3 है, राइट? उनके पास 4 तरह की होती है। साइबर आर्मी उन्होंने एक अलग बनाई है। तो यहाँ पर जो है थिएटर कमांड का मतलब हो गया कि ये जो चारों डिवीज़न ऑफ आर्मी होंगी उसकी कमांड जो है CMC अपने पास रखेगा, जो कि आता है प्रेसिडेंट के अंडर, चाइना के प्रेसिडेंट के अंदर, राइट? क्या कहता है डॉक्यूमेंट? व्हेन चाइनाज सोवरेनिटी, यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट आर अंडर थ्रेट, द कंट्री कैन कंडक्ट नेशन वाइड और लोकल डिफेंस मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पर उनका ये कहना है कि देश की सोवरेनिटी पे जब भी आँच आएगी, यूनिटी पर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर, या फिर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट पर, तो CMC क्या करेगा? अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए नेशन वाइड मोबिलाइजेशन करेगा या लोकल डिफेंस मोबिलाइजेशन करेगा, राइट? जो भी आपके डोमेस्टिक मार्केट में जो रिसोर्सेज हैं,
अगर वो किसी और पर्पस के लिए भी हैं तो भी सरकार अगर चाहे तो उसको मोबिलाइज करके अपनी मिलिट्री नीड्स को पूरा करेगी। ठीक। इट ठीक है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। द फ्रेज डेवलपमेंट इंटरेस्ट वाज आल्सो एडिड टू द लॉ। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ ये नहीं होगा कि किसी देश ने आपके ऊपर अटैक कर दिया या आपकी सोवरेनिटी खतरे में है या सिक्योरिटी खतरे में है, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे डेवलपमेंट इंटरेस्ट अगर खतरे में है देन ओनली वी विल बी एबल टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज। अब जब हम डेवलपमेंट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब चाइना किस चीज़ की बात कर रहा है? चाइना प्रोटेक्शन दे रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, राइट? तो क्योंकि चाइना को ये लग रहा है कि इन फ्यूचर उनका जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, तो इसलिए उसने अपने कानूनों को चेंज किया है कि अगर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव में फॉर एग्जांपल श्रीलंका में कोई दिक्कत आ रहा है, राइट, या फिर कोई नेपाल में कोई दिक्कत आ रहा है या पाकिस्तान में कोई दिक्कत आ रहा है, तो क्योंकि वो उनकी नेशनल बाउंड्रीज से बाहर है, राइट, तो उसकी सोवरेनिटी पर तो कोई खतरा नहीं है, उसकी सिक्योरिटी पे कोई खतरा नहीं है, तो कोई ग्राउंड उनके पास नहीं होगा जिस ग्राउंड का इस्तेमाल करके वो अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट को करके एक और उसमें ऐड कर दिया गया, दैट इज़ डेवलपमेंट इंटरेस्ट, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है। The amendment says China will participate in global security governance and it will join multilateral security talks and push for and set up a set of international rules that is widely accepted, fair and reasonable. तो इनका ये कहना है कि हम इस तरह के इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि फेयर होंगे, रीजनेबल होंगे सबके लिए, राइट। वट आर द गोल्स और एम्स ऑफ चाइना? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स एट इंक्रीजिंग द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द सीएमसी ऑलरेडी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। द ब्रॉडर गोल इज टू स्पीड अप द मॉडर्नाइजेशन प्लान्स फॉर द पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। जो चाइना की आर्मी है उसे पीएलए कहा जाता है, बहुत बड़ी आर्मी है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक है, ये सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये मॉडर्नाइज्ड आर्मी नहीं है, इनफैक्ट इंडिया भी इनसे ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है। इंडियन आर्मी के पास इनसे ज़्यादा अच्छे वेपन्स हैं, इंडियन आर्मी की इनसे ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो मॉडर्निटी के नाम पर, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर काफ़ी पीछे है। और इसी वजह से इस पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है सो दैट दे कैन ऑल्सो ट्रेंड देयर आर्मी एज पर दी लेटेस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जो कि अमेरिका ने सेट किए हैं, जैसे इंडिया फॉलो कर रहा है, इसराइल फॉलो कर रहा है, रशिया फॉलो कर रहा है, राइट। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि वो कन्वर्ट करें अपनी पीएलए को एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री में, और टारगेट रखा है 2049 जब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 100 साल का हो जाएगा, तो इनका ये टारगेट है हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी हो, दुनिया के सबसे अच्छे वेपन्स हो। ठीक। तो क्या कर रहा है इस स्टेटस को अचीव करने के लिए चाइना? चाइना इज क्लोजली फॉलोइंग द यूएस मॉडल, अमेरिका के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। इट एम्स एट मास्टरिंग emerging technologies, modernizing the armed forces and setting up a network of allies। तो यही काम अमेरिका करता है। अमेरिका काम करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, अमेरिका काम करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, अमेरिका काम करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी के ऊपर, अमेरिका काम करता है टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ एलाइज, गठबंधन बनाने पर अमेरिका काम करता है। फिर चाहे वो नाटो हो गया, फिर चाहे वो क्वाड हो गया, राइट। अमेरिका हमेशा बिलीव करता है अपने एलाइज के ऊपर, हालांकि वो अपने एलाइज को चेंज करता रहता है, बट अमेरिका इंडिविजुअल नहीं करता, एक लून वुल्फ की तरह काम नहीं करता, जैसे चाइना जो है वो अकेले जो है रोल प्ले करने की कोशिश करता है। अमेरिका की स्ट्रैटेजीज हमेशा से अलग रही है, तो अब उसी स्ट्रैटेजी को चाइना फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न चाइना बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहा है नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी इंगेज्ड है, ईरान के साथ दोबारा से उन लोगों के रिलेशन बन रहे हैं, रशिया के साथ एक नया डायनामिक्स आपको देखने को मिल रहा है। तो जो अमेरिका की स्ट्रैटेजी है उसी स्ट्रैटेजी को अब चाइना अडॉप्ट कर रहा है। इट हैज़ वर्कड हार्ड टू अचीव सुप्रीमेसी इन 5G। 5G में आज की डेट में हुआई को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हुआई जो एक चाइनीज़ कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड न्यू मटेरियल्स इंक्लूडिंग फोर्स ट्रांसफर एंड स्टीलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। किसी भी तरीके से टेक्नोलॉजी चाहिए, चाहे वो चोरी करके हो, चाहे वो फोर्स ट्रांसफ़र करके हो, चाहे वो
पैसे दे के हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम कर रहे हैं, 5G में ऑलरेडी बहुत काम कर चुके हैं और बहुत आगे निकल चुके हैं. So it has borrowed the US concept of restructuring the armed forces and particularly introducing joint theater commands, जो इंडिया भी अब कहीं ना कहीं इस जॉइंट थिएटर कमांड की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है. राइट, CDS उसका एक एग्जाम्पल है. ठीक, इट हैज़ बोरोड द यूएस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं. इट हैज़ कमेंस्ड अ रैपिड मिलिट्री बिल्डअप. बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जो पीसफुल जो टाइम चल रहा होता है, उस पीसफुल टाइम में जितनी भी आर्मीज़ होती हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती हैं और अपने आप को तैयार करती हैं वॉर के लिए. और काफ़ी रैपिडली चाइना भी यही कर रहा है. इट इज़ एम्ड एट राइवलिंग द यूएस मिलिट्री कैपेबिलिटी. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चाइना ना केवल अमेरिका को इकोनॉमिकली पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक इकोनॉमिक राइवलरी उसके साथ निभा रहा है, बल्कि उसका टारगेट अमेरिका की आर्मी भी है और अमेरिका की आर्मी से ज़्यादा अपने आप को वो सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है. चाइना हैज़ द बिगेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइना के पास है. बट स्टिल एक एनालिसिस में देख रहा था, उसमें यही था कि नेवी सबसे बड़ी हो सकती है बट स्टिल इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और एज़ कम्पेयर टू इंडिया. नंबर में बहुत ज़्यादा हैं ये लोग. द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड इन 2013 टू सीक न्यू मार्केट्स एंड एलाइज फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक यूज़. BRI इनिशिएटिव जो चाइना का काफ़ी एम्बिशियस इनिशिएटिव है, उसका केवल मकसद इकोनॉमिक नहीं है, उसका मकसद है एलाइज बनाना. क्योंकि जब आपके इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाते हैं तो उसके बाद उन्हें तोड़ना असंभव है. और ये बात चाइना जानता है कि अगर एक बार उसने एक इकोनॉमी का नेटवर्क तैयार कर लिया तो कोई भी देश उससे अलग नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर कोई देश उससे अलग होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी और ये बात चाइना जानता है. इसलिए वो क्या कर रहा है, इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को इस्टेब्लिश कर रहा है, उसे बड़ा कर रहा है, अपने एलाइज बना रहा है. उसके बाद वो उसका इस्तेमाल करेगा अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए और मिलिट्री एम्बिशंस को पूरा करने के लिए. तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यू इम्पीरियलिज्म. राइट, एक न्यू इम्पीरियलिज्म का एक एग्जाम्पल है जहाँ पे चाइना दूसरों की सोवरेनिटी को बिना उनसे छीने उसको रूल कर रहा है, उसे डिटरमाइन कर रहा है. जैसे पाकिस्तान में हमने देखा ग्वादर पोर्ट जो है चाइना ने ले लिया है, ईरान में जास्क पोर्ट ले चुके हैं, जिबोती में जिबोती जो वहाँ पे एक ये बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, हम्बन टोटा जो श्रीलंका में, वो इनको मिल गया है. कंबोडिया में सिहानुकुली मिल चुका है. तो ये आप याद रख लेना क्योंकि करेक्ट मैच और इनकरेक्ट मैच में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ईरान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली ही लिया है, न्यूज़ में भी है. ठीक है, और अपने को बहुत फ़र्क पड़ता है, इंडिया को बहुत फ़र्क पड़ता है. ठीक है. सो चाइनीज़ अप्रोच के साथ दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत यह है दैट स्टेट डोमिनेशन ऑफ द इकोनॉमी विद इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर. बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं पब्लिक सेक्टर पे. प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पर सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है. ठीक, और जब सरकार का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा तो मार्केट रिफॉर्म्स आपके काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर अपने आप को हर दिन बदलता है, हर सेकंड बदलता है डिमांड और सप्लाई की वजह से. लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करो तो वहाँ पे आपको मार्केट रिफॉर्म्स कम देखने को मिलते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ हाई डेप्ट, आपने इतना ज़्यादा उधार बांट दिया कि आपको वापस नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो चुका है. अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस के लिए, अपनी स्ट्रैटेजिक नीड्स को पूरा करने के लिए आप अंट संट पैसा बांट रहे हो. लैक ऑफ रिफॉर्म्स इन एजुकेशन. एजुकेशन चाइना की बहुत आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बहुत सालों से कोई रिफॉर्म्स आपको देखने को नहीं मिलता. हेल्थ सेक्टर में अभी उन्होंने कोरोना के टाइम पर उसे काफ़ी डिस्प्ले किया अपनी कैपेसिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को. बट स्टिल अगर हम अमेरिका के कंपेयर में बात करें तो अभी वो बहुत पीछे हैं. राइट, बहुत सारे जो लोग हैं वो माइग्रेट हो रहे हैं. इसलिए माइग्रेट हो रहे हैं क्योंकि चाइना में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप सरकार के खिलाफ नहीं हो सकते. तो जो टैलेंटेड माइंड है ना, जो जितना टैलेंटेड माइंड होगा उसे उतना ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होगा, और अगर उसे वो फ्रीडम उसके देश में नहीं मिलेगा तो वो दूसरे देश में चला जाएगा. तो चाइना के साथ ये दिक्कत हो रही है. जो उनका ह्यूमन माइंड है, जो उनका ब्रिलियंट माइंड है, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं उस देश को छोड़ कर जा रहे हैं, इरोड हो रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम नहीं है चाइना में. इट डज नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ चीप लेबर. जो एडवांटेज इनको 70s 80s 90s के दशक में था, वो एडवांटेज अब ख़त्म हो चुका है. जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है,
वैसे वैसे आपके पास विचार आते हैं, जैसे जैसे विचार आते हैं आप आज़ादी की तरफ जाते हैं, राइट। आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। तो 70s 80s का जो दशक था वहाँ पर जो मजदूर से उनसे बहुत कम पैसों में काम करवाया जाता था, लेकिन चाइनीज़ अर्थव्यवस्था जिस स्पीड से बढ़ी है तो वहाँ के लोगों का पॉकेट साइज डीप हुआ है, वहाँ के लोगों के पास पैसा आया है, और जब लोगों के पास पैसा आएगा उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो अब वो सस्ते रेट में काम नहीं करेंगे, अब वो ज़्यादा पैसे मांगेंगे। तो जो एक एडवांटेज था चाइना के पास कि सस्ते दरों में उन्हें लेबर मिल जाती थी, वो एडवांटेज अब कहीं ना कहीं जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। लिटिल अटेंशन हैज़ बीन पेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली अगर हम साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा फोकस उन्होंने नहीं किया है। अगर अमेरिका की अगर आप बात करूँ तो अमेरिका का पूरा फोकस हमेशा से साइंस एंड के ऊपर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर रहा है। The capability of high technology equipments like fifth generation fighter aircraft, aircraft carriers and long range bombers remains inferior in China. अभी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर लो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करो, तो क्वालिटी वाइज देर इज़ नो मैच विद फ्रांस और इंग्लैंड और विद रशिया और विद अमेरिका. China is scaling back its BRI project as many have become financially unviable. तो BRI प्रोजेक्ट बना तो दिया लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा है, लाइक जो उसकी जो वाइबिलिटी है, जो उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी है वो सक्सेसफुल नहीं है, तो उनका पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने बंद करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक ही आदमी के पास सारी पावर है, तो कहीं ना कहीं आपको करप्शन भी देखने को मिलता है। चाइना में करप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, राइट। और कहीं ना कहीं मार्केट रिफॉर्म्स में फेल हो गए हैं आपके जिनपिंग। मैंने अभी आपको बताया पब्लिक सेक्टर मार्केट रिफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं होता है। चाइना की सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाइना के जो एलाइज हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है। चाइना के ना एक्चुअली क्या है, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइट। कस्टमर्स उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिए क्योंकि बहुत सस्ती दरों में उन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया, बहुत सस्ती दरों में माल बेच दिया, वहाँ पर उधार दे दिया, पैसा दे दिया। कस्टमर्स बहुत हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये कस्टमर उनके दोस्त भी हों। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स की, तो आज की डेट में आपको चाइना के पास केवल दो दोस्त दिखाई देते हैं, एक है पाकिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया, जिनकी खुद की हालत काफ़ी ख़राब है। तो जब हम फ्रेंड्स वाली कैटेगरी में देखेंगे तो चाइना के पास दोस्तों के नाम पर केवल पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है। यस, कस्टमर उनके पास बहुत सारे हैं। नेपाल एक कस्टमर है, श्रीलंका एक कस्टमर है, रशिया एक कस्टमर है, मालदीव्स, म्यांमार, ये सब कस्टमर्स हैं, श्रीलंका। बट दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर नॉट एलाइज। ठीक, चाइना जो है इट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर ग्लोबल पब्लिक गुड्स। चाइना अभी तक एक बिजनेस देश की तरह दिखाई दे रहा है, एक बिजनेसमैन की तरह दे रहा है, जो अपनी इकोनॉमिक एम्बिशंस को पूरा कर रहा है, जो अपने मिलिट्री एम्बिशंस को पूरा कर रहा है। लेकिन जब आप अमेरिका की बात करो तो अमेरिका इतने सालों तक, क्या वो कारण है जिन कारणों से उसने अपनी हेजेमोनी क्रिएट की है, उसने अपना डोमिनेंस क्रिएट किया है? सिर्फ पैसा कारण नहीं हो सकता, सिर्फ मिलिट्री कारण नहीं हो सकती। तो क्या कारण है? तो ऑथर ये कहता है कि अमेरिका एक ग्लोबल लीडर इसलिए माना जाता है क्योंकि अमेरिका के पास पैसा बहुत है, मिलिट्री पावर बहुत है, ये तो एक फैक्टर है, लेकिन इसके अलावा अमेरिका में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है अमेरिका में। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे जब भी कोई क्राइसिस देखने को मिलता है, कहीं पर अगर कोई साइक्लोन आ गया, कहीं पर सूखा पड़ गया, या भूकंप से लोग मर गए, या भूख से लोग मर रहे हैं, इस तरह का कहीं पे भी कोई क्राइसिस आता है, अमेरिका इज़ द फर्स्ट कंट्री जो मदद करने के लिए जाता है। तो अमेरिका अपने पैसे का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल भी करता है। जहाँ जहाँ पर संकट आता है अमेरिका उस संकट को दूर करने पहुँच जाता है। कहीं कहीं पर अगर युद्ध जैसी स्थिति छिड़ रही है तो अमेरिका उस युद्ध को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। तो पूरी दुनिया ने अमेरिका को लीडर माना है, सिर्फ उसकी पैसे और मिलिट्री की पावर की वजह से नहीं, बल्कि जो अमेरिका मानवता वाले जो कार्य होते हैं उनमें अपने आप को एंगेज करता है, राइट। इसके अलावा अमेरिका में फ्रीडम ऑफ आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ के जो पब्लिक है उनको बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है, राइट। क्वालिटी एजुकेशन जो अमेरिका में है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अमेरिका में है वो पूरी दुनिया में नहीं है, राइट। फॉरेन एड, गरीब देशों को पैसा बांटना, राइट, अनाज बांटना, ये सब अमेरिका करता है। एनकरेजमेंट ऑफ फ्री ट्रेड, सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स एंड फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जब ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है तो अमेरिका उसको लीड कर रहा है। तो
अगर चाइना को ये लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में, सिर्फ स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, सिर्फ पॉलिटिक टर्म्स में हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं और उसको पीछे छोड़ देंगे, तो ये नहीं हो सकता। उसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। वो बहुत ज़्यादा एक लोन वॉरियर की तरह काम नहीं कर सकता, एक लोन वुल्फ की तरह काम नहीं कर सकता। उसे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इट ऑन दिस इशू। कल बात करेंगे अपने अगले इशू के बारे में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।